नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो अंदर की बात में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, दो लाइनें हैं, ना मैं इधर का हूं ना मैं उधर का हूं, घर नहीं मेरा जाने नहीं मैं किधर का हूं। यह जो लाइनें हैं वो बिहार के कुछ नेताओं पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बेहद करीब है लेकिन उनके पास कोई घर नहीं है, यानी कि उनके पास कोई गठबंधन नहीं है। और वो जो दो बड़े नेता हैं बिहार के, वह है जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी। ये दो ऐसे नेता हैं जिनके पास जनता का तो समर्थन ठीक ठाक है। अगर पप्पू यादव की बात करें तो सीमांचल के क्षेत्रों में इनके पास अच्छा खासा वोट बैंक है, वहीं मुकेश सहनी के पास मल्लाहों का वोट बैंक भी अच्छा खासा है। लेकिन इसके बावजूद इन नेताओं के पास कोई गठबंधन नहीं है, ना तो एनडीए इनको अपने पास बुला रही है ना ही महागठबंधन। तो आखिरकार अब इनका प्लान क्या होगा और यह नेता क्या करेंगे? और एक तरफ से देखा जाए तो एनडीए में वैसे भी हाउसफुल है और दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी से इन दोनों की बातचीत बन नहीं रही। तो आइए जानते हैं कि आगे का प्लान इनका क्या होगा। तो इसके लिए आज बातचीत हम करेंगे और स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि चुनाव बहुत करीब है और अभी देखा जा रहा है कि दोनों गठबंधन में एनडीए में तो ऑलमोस्ट फार्मूला तय हो गया है कि किसको कितनी सीटें देनी है, और महागठबंधन में जो है इन लोगों की गुंजाइश नहीं बन रही है, मुकेश सहनी जो है और पप्पू यादव। तो इनका प्लान क्या हो सकता है आगे? देखिए, इसके प्लान इसको बताएं, पहले दो लाइनों में जो आपने बात कही, दो लाइनों में हम भी आपको समझा देते हैं कि ना तो तुमको अपना बना सके और ना ही दूर तुमसे जा सके। ये सियासत था या कुछ और था, ना तुम्हें पता ना हमें पता। तो ये जो सियासत हो रही है गठबंधन को लेके, खासकर मुकेश सहनी और पप्पू यादव जिसका आपने जिक्र किया, उनके लिए एक अग्निपथ जैसा है। क्योंकि सभी नेता बिहार में, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, वो जानते हैं कि बिहार में गठबंधन की राजनीति ही सक्सेस होती है। बिना गठबंधन के कोई नेता या कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो, वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रही है जिस मुकाम तक उसकी उम्मीद रहती है, उसकी मंजिल होती है। तो अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए पप्पू यादव और मुकेश सहनी भी जितोड़ प्रयास कर रहे हैं। अब एक एक करके अगर बात करें तो शुरुआत हम मुकेश सहनी से ही कर सकते हैं कि मुकेश सहनी की कोशिश है, देखिए पिछले चुनाव में धोखा खा चुके हैं तेजस्वी यादव से, इसीलिए इस बार बहुत ठोक बजा के अपना काम करना चाहते हैं, अपने प्रोपोजल को रखना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। आरक्षण, निषाद आरक्षण का मामला है कि निषाद आरक्षण जो देगा हम उसके साथ हैं, लेकिन पहले साथ इनका कौन देगा, पहले इस पर सवाल उठता है कि आपको कौन लेने जा रहा है। आपने कहा ना कि ना इधर का ना हो उधर का हो, तो साथ आपको कौन दे रहा है? आखिर जो देगा तो अपनी शर्तों पर देगा। अभी जो सिचुएशन है, जैसे आपने कहा कि अपने इंट्रो में कि हाउसफुल है एनडीए, सही में हाउसफुल है, वहाँ जगह कहाँ है? आपकी जो मांग है 5 सीटों की, 6 सीटों की जो आप मांग करते हैं, वो महागठबंधन ये एनडीए में तो मिलना नहीं है। आपके लिए एक जो मुफीद जगह है वो है तेजस्वी वाली, तो तेजस्वी से सौदा आपका पटेगा तब तो। आप दो शर्त है, निषाद आरक्षण का मामला है, सीटों की संख्या है। एक वक्त मान लीजिए कि आप आरक्षण को आप पीछे भी रख देंगे, कोई भी बहाना बना देंगे कि कमेटी बन रही है, चुनाव के बाद विचार होगा, कुछ भी उसको फेस सेविंग में आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक सौदा नहीं पटेगा तब तक क्या होगा? आप अपने समर्थकों को क्या बताएंगे? तो मुकेश सहनी के साथ दिक्कत यही हो रही है, जो इनकी मांग है उसके अनुरूप जो है ना एनडीए में कोई बात बनी उनकी, जिसके चलते अब हाउसफुल की स्थिति है। गुंजाइश तभी बनेगी जब चिराग किसी दूसरे फोल्ड में जाएंगे। अभी एनडीए में उनके लिए कहीं कुछ नहीं है। हाँ, तेजस्वी के लिए यहाँ जगह खाली है, वहाँ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सीटों की संख्या है उस पर विवाद है, उतनी सीटें उनको वहाँ मिलनी नहीं है। इसीलिए उनकी तो कहानी हमको लग रहा है कि बहुत ही नीचे लेवल पर आके राजनीतिक तौर पर ही उनको समझौता करना पड़ेगा। उनको तेजस्वी के शर्तों पर या बीजेपी के शर्तों पर अपना गठबंधन बनाना होगा, ना कि मुकेश सहनी के कंडीशन पे, शर्तों पर कोई गठबंधन बने। सर, मुकेश सहनी तो पहले से ही आरक्षण पे ही अपना शर्त रख रहे हैं, सीटों पे तो वो बात किए नहीं, वो तो बीजेपी के तरफ ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से उनसे जब भी पूछा गया है तो वो कभी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए नहीं है। तो फिर अगर महागठबंधन की तरफ से कोई गुंजाइश है कि सामने से उनको ऑफर दिया जाए? देखिए, पहला चॉइस तो मुकेश सहनी का पहले दिन से एनडीए है ही, बीजेपी है ही, इसमें कहाँ दो मत है। वो उनका तो पहला ही चॉइस है, लेकिन वहाँ पर गुंजाइश कहाँ है? जगह रहेगी तभी ना आत्मजा जी उनको बैठाया जाएगा। जब जगह ही नहीं तो उनको बैठाया कहाँ जाएगा?
अब तो वो लेट कर दिए। आप कह रहे हैं कि आरक्षण के राग वो आलापते रह गए, निषाद आरक्षण, निषाद आरक्षण, निषाद आरक्षण। उस पर भाजपा के लेवल पर एक कमेटी बनाने की भी बात हुई थी, उसको पब्लिक नहीं किया गया, बात अलग है। अभी भी कुछ बात होगी तो वो पर्दे के पीछे ही होगी। कहा जाएगा कि कोई कमेटी बन रही है, कोई बीजेपी घोषणा नहीं करने जा रही है, ना कि राजद की तरफ से कोई घोषणा होने वाला है कि सरकार बनेगी तो हम देखेंगे, ये करेंगे। ये एक पब्लिक से जुड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए एक मुद्दा है, मल्ला वोटरों को अपने तरफ करने के लिए एक मुद्दा है। लेकिन जब ओरिजिनल राजनीति शुरू होती है, चुनाव की राजनीति शुरू होती है, तो वहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर होता है सीट का, कि आपको कितनी सीटें देनी चाहिए, आपकी हैसियत क्या है। आप 2 सीट के लायक हैं, 3 सीट के लायक हैं, 4 सीट के लायक हैं, या आप 1 सीट पर ही आपका मामला बन जाएगा, तो ये अगला आदमी इसको निगोशिएट करेगा ना भाई, कि आपके पास अगर आप अपने वोट बैंक का दावा करते हैं तो उस हिसाब से आपकी हैसियत क्या बनती है। तो ये तय होना है। जो मैंने कहा कि सौदा पटेगा तब तो तेजस्वी यादव से। सर, बिहार में मल्लाहों का वोट प्रतिशत 2.6 है, तो फिर भाजपा ये भरपाई कैसे करेगी? मुकेश सहनी का रिप्लेसमेंट कौन होगा? देखिए, ये ठीक है, आपने जातीय सर्वे का मुद्दा उठाया, 2.6% आबादी है, लेकिन क्या पूरा मल्ला समाज मुकेश सहनी के इर्द गिर्द ही गोलबंद हो गया है क्या? मल्लाह के बहुत सारे नेता हैं बिहार में। भाजपा का रिप्लेसमेंट वही पूछ रही, भाजपा के पास रिप्लेसमेंट कौन है मुकेश सहनी का? निषादों के बड़े नेता, उनके पास कौन सा चेहरा है? लीजिए, उनके तो एमपी ही मुजफ्फरपुर से निषाद जी हैं, अजय निषाद जी उनके एमपी ही हैं। इसके अलावा जो इस बार वो रिप्लेसमेंट हो रहा है मुजफ्फरपुर में, वो भी निषाद बिरादरी से ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि निषाद के वो अकेले हैं। देखिए, हरी सहनी को तो उन्होंने ये बना दिया है, विधान परिषद में उपनेता बना के रखा हुआ है। तो भाजपा के पास ऐसा नहीं है कि सहनी और या मल्ला नेताओं की कमी है, या आरजेडी के पास वैसे नेता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बड़ा चेहरा मुकेश सहनी मल्ला के वोटरों के रूप में उभरे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। इसको कोई इनकार, ना हम इनकार कर सकते हैं ना दूसरा इनकार कर सकता है। होता है ना, 3 दौड़ रहा है तो कोई 1 नंबर पर है, कोई 2 नंबर पर है, कोई तीसरे नंबर पर है। तो अभी जो ज़्यादा लगाव है निषाद वोटरों का, इसमें नो डाउट है मुकेश सहनी के साथ, सन ऑफ मल्ला के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे नंबर पर कोई नहीं है, तीसरे नंबर पर कोई नहीं है। तो जो 2.6 की बात आप उठा रही हैं, तो 2.6 का तो बंटवारा बहुत जगह है ना। ये होता है कि जब 1, 2, 3 सब एक साथ मिल जाता है तो वो वोट एकदम गोलबंद हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे तो मल्ला वोट एनडीए में नहीं जाएगा या फिर मल्ला वोट महागठबंधन में जाएगा। लेकिन हाँ, वो आएंगे तो एक बड़ी ताकत हो जाएगी, एकजुट वोट मिलेगा उसका। ये है कहानी। सर, अब अगर पप्पू यादव की बात करें तो हमेशा से देखा जाता रहा है कि वो कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ उनका झुकाव रहा है, और वो चाहते हैं कि उनको महागठबंधन में जगह मिले। लेकिन ना तो उनको महागठबंधन की तरफ से कोई ऑफर मिल रहा है, ना एनडीए की तरफ से, तो फिर वो आखिर क्या करेंगे? नहीं, पप्पू यादव लगे हुए हैं। पप्पू यादव, अब हमारी जो खबर है, हाल के दिनों में जो एक दीवार थी या कहिए कि कड़वाहट थी आरजेडी को, मतलब तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से, लोग बताते हैं कि वो कड़वाहट का थोड़ी कम हुई है, पूरी तरह से ख़त्म हो गई है ये तो नहीं कहा जा सकता आज की तारीख में, लेकिन उस कड़वाहट में कमी आई है। और पप्पू यादव ने अभी पूर्णिया में पूर्णिया करके अपना अभियान छेड़ रखा है। और जो परिस्थितियां बदली है बिहार में, जिस तरह से आरजेडी के हाथ से सत्ता चली गई, तो आरजेडी के लोगों को भी कुछ ऐसे मजबूत लोगों की ज़रूरत है जो लोकसभा का चुनाव जीत सकें, क्योंकि उनको सीटों की संख्या अब ज़्यादा लड़नी है, तो उनको उम्मीदवार भी चाहिए। तो पप्पू यादव एक मजबूत उम्मीदवार हैं उस इलाके में, इसमें कोई डाउट नहीं। आपने कहा भी सीमांचल में और उधर पूर्णिया के इलाके में उनकी पकड़ है, तो वोट है, एक्टिव हैं, लेकिन कोई गठबंधन नहीं है। जिसे आप कहा ना कि आप ना इधर के हैं ना इधर किधर, जो वाला आपने 2 लाइन बताया था, तो वो कहीं नहीं। जब तक गठबंधन नहीं होगा तो ना पप्पू यादव जीत सकते हैं, ना मुकेश सहनी जीत सकते हैं, ना चिराग पासवान जीत सकते हैं, या दूसरे नेता जीत सकते हैं। कुछ बिहार के चुनिंदा नेता ही ऐसे होंगे जो अपने बलबूते चुनाव जीत सकते हैं, मतलब अपने नाम पर, अपने पार्टी के नाम पर। लेकिन ज़्यादातर लोगों को, मतलब 90% नेताओं के लिए बिहार में गठबंधन जरूरी है, जिसकी तलाश में पप्पू यादव भी हैं। और इधर बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हुआ है। हो सकता है कि लालू यादव कुछ पुनर्विचार करें अपने फैसले पर, तेजस्वी यादव पुनर्विचार करें और पूर्णिया की सीट जो है उनको दे सकते हैं। पहले तो था, जब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन था तो वहाँ पर जेडीयू का सीटिंग था तो वहाँ दिक्कत थी, लेकिन अब तो गठबंधन टूट गया है। तो पूर्णिया की सीट अगर चाहेंगे
तो पप्पू यादव को दे सकते हैं, लेकिन है कि किन शर्तों पर देंगे और कड़वाहट कितनी कम हुई है इस पर ये डिपेंड करेगा। सर, राजद की तरफ से तो कहीं ना कहीं कड़वाहट कम हुई है, लेकिन पप्पू यादव इन दिनों ज़्यादा आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। वह अपने सारे जो उनका प्रणाम पूर्णिया है उसके दौरान वह पूरे कार्यकाल को पिछले दिखाते आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इन लोगों ने लूटने का काम किया है बिहार को। इनडायरेक्टली ही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा वो बोल रहे हैं, तो ऐसे में गुंजाइश है उनकी? ठीक है, बोलना है, बोलने के लिए तो बहुत लोग बोलते हैं, बहुत सारे बयान आते हैं, पब्लिक के बीच कुछ होता है, मीडिया के सामने कुछ बयान आता है, लेकिन जब हमने कहा ना, जब व्यवहारिक राजनीतिक होती है और चुनाव एकदम नज़दीक है, अभी कोई भी नेता ये नहीं चाहेगा कि हम कुछ ऐसा बोल दें जिससे हमारा चुनावी भविष्य खराब हो जाए। इसीलिए देखिए ना, अभी कल परसों ही पप्पू यादव ने बयान दिया कि मैं अगर पटना में होता तो आरजेडी के विधायकों को कोई तोड़ फोड़ नहीं सकता था। तो ये सब बयान क्या बतलाता है कि हम आरजेडी के पक्ष में हैं, उनके फेवर में, हम सिंपैथी रखते हैं आरजेडी के प्रति। तो दो तरफा करना पड़ेगा। अगर करवाहट तेजस्वी यादव और लालू यादव कम कर रहे हैं तो पप्पू यादव को भी अपने बयानों में थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा। और पप्पू यादव को पूरी उम्मीद है, पप्पू यादव खेमे से जब आप बात करेंगे तो उन लोगों को लगेगा कि उनको है कि इस बार लालू यादव जरूर कंसीडर करेंगे और पप्पू भाई को टिकट देंगे आरजेडी से। वो आरजेडी से पहले भी जीत चुके हैं, कोई नई कहानी नहीं होगी। बीच में रिश्ते बिगड़े तो फिर गड़बड़ा गया सब, लेकिन अगर उस इतिहास को दोहराना चाहेंगे तो हो सकता है लालू यादव और तेजस्वी पप्पू यादव को अपना उम्मीदवार बना सकते हैं, लेकिन वो बनेंगे लालटेन के टिकट पर। ये ध्यान रखिएगा, वो उनके पार्टी सिंबल पर लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव उनको टिकट नहीं देना है। वो देना है तो लालटेन ही जलाना पड़ेगा पप्पू यादव को, इसके अलावा कोई दूसरा चारा उनके पास है नहीं। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि इन दिनों देखा जा रहा है कि सीमांचल के क्षेत्रों में भी भाजपा अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अमित शाह भी आकर वहां पे कई सारे जनसभा किए थे। तो ऐसे में क्या पप्पू यादव अगर आ जाते हैं महागठबंधन की तरफ, राजद की तरफ, तो क्या इन्हें ज़्यादा फायदा मिलेगा इनके आने से? देखिए, सीमांचल में दोहरी चुनौती है, महागठबंधन के सामने वहाँ दोहरी चुनौती है। और जो सबसे बड़ी चुनौती उभर रही है वो है AIMIM। अभी आपका ध्यान होगा, आपने खबर भी की थी कि ओवैसी साहब आए हुए थे, रैली भी किया किशनगंज में, बड़ी बड़ी सभाएं हुई उनकी। तो आखिर वो वोट जो माई का वोट है, मुसलमानों का वोट है, अगर ओवैसी की पार्टी काटती है तब तो दिक्कत हो, चुनौती होगी। देखिए, पप्पू यादव उसको कुछ ऐड ऑन करेंगे अपने वोट को, लेकिन मुसलमानों का वोट सीमांचल में बहुत निर्णायक है। और ओवैसी की पार्टी, अब तो अख्तरुल को वहाँ पर कैंडिडेट भी घोषित कर दिया गया किशनगंज में कि वो चुनाव लड़ेंगे। पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लगभग 3 लाख वोट मिला अख्तरुल को, तो ये कोई छोटी मोटी वोट तो था नहीं। इस बार वो फिर प्रत्याशी बनेंगे। जैसे ही हर सीट पर, चाहे वो पूर्णिया हो, अररिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, इन सीटों पर ओवैसी की पार्टी जितना आगे बढ़ेगी उतना ही नुकसान होगा महागठबंधन का। क्योंकि मुसलमान वोटों में अगर डिवीजन होगा तो भाजपा, जैसा आपने कहा कि भाजपा को एक मौका लगता है कि जो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा वो उनके पक्ष में होगा और मुसलमान के वोट बटेंगे तो हमको फ़ायदा होगा। और भाजपा इसी ताक में है कि ओवैसी वहाँ मजबूत हो, जितनी उनकी ताकत है अपने हिसाब से, और महागठबंधन के वोटों में बिखराव हो। फिर पप्पू यादव लड़े या फिर कोई लड़े, अख्तरुल लड़े या फिर कोई भी लड़े, उससे बहुत अंतर बीजेपी को नहीं पड़ेगा। बीजेपी का अपना जो वोट बैंक है वहाँ पे काम करेगा और विभाजन जो है बीजेपी के जीत का रास्ता तय वहाँ प्रशस्त करेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बिहार की राजनीति में 2 ऐसे बड़े नेता हैं जिनके पास अच्छा वोट बैंक होने के बावजूद भी उनके पास कोई घर नहीं है, यानी कि कोई गठबंधन नहीं है। अगर मुकेश सहनी की बात करें तो उनके लिए तो कोई गुंजाइश दूर दूर तक अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है, लेकिन पप्पू यादव के लिए कहीं ना कहीं गुंजाइश बची हुई है कि वह महागठबंधन में जा सकते हैं और वह राजद के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए, यह तो राजनीति है, आने वाले समय में पल पल चीजें बदलती हैं, तो क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए अंदर की बात में बस इतना ही है। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।